हाय हेलो, वेलकम बैक सभी का स्टडी रूम में। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र। क्लास 10 का अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे और जिसमें हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था। दूसरा अध्याय जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसका दूसरा हिस्सा दूसरा भाग आज हम करेंगे। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन और तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। इसका अर्थ क्या है? हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि जितने हमारे क्षेत्रक हैं अर्थव्यवस्था के, उनमें साल दर साल किस तरह का परिवर्तन आया, किसकी इंपॉर्टेंस कम हुई, किसकी ज्यादा हुई, किसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ, किसका ज्यादा हुआ। और हम देखेंगे कि जो तीसरा क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि जो सर्विस सेक्टर हमारा था, सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर जो था, उसका बढ़ता हुआ महत्व, किस प्रकार वो दिन प्रतिदिन विकसित या विकासशील देशों में बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसका प्रभुत्व ज्यादा था। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था उसका किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? डेवलप्ड नेशंस जिन्हें हम बोलते हैं, डेवलप्ड जो हमारी कंट्रीज हैं उनकी होती है विकसित अर्थव्यवस्था। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी हमारे प्राथमिक क्षेत्र की। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ आपके द्वितीय क्षेत्र की हुई और अब जो है तृतीय क्षेत्र की है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि लोग खेती बहुत करते थे, लोग प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े ज्यादा हुए थे, सब वो काम करते थे जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कृषि उत्पादनों में सुधार होने लगा, कृषि उत्पादनों में सुधार होने लगा, लोगों की सोच और विकसित हुई, नई टेक्नोलॉजी आई। तो नई टेक्नोलॉजी आने के कारण 100 सालों के अंदर अंदर जो हमारा द्वितीय जो क्षेत्र था, द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, उसका प्रभाव बढ़ गया। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा किसी देश की इकोनॉमी में, उससे जो प्रोडक्शन होता था वो सबसे ज्यादा होता था किसी भी विकसित देश में। उसके बाद अगले 100 साल में क्या हुआ? अगले 100 साल में फिर वही हुआ, हमारे द्वितीय क्षेत्र से उत्पाद अत्यधिक बढ़ने लगा। तो किसकी आवश्यकता आन पड़ी? हमारे तृतीय क्षेत्र की, यानी कि सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, सामान की खरीद में, बेच में, सामान के ट्रांसपोर्ट में, सेवाओं में। यदि उत्पादन ज्यादा होता था तो फोन कर करके उसको बेचना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। मोबाइल कंपनीज आ गई, आपके ये जो है ऑफिसेज ज्यादा खुलने लगे। इसलिए आने वाले 100 सालों में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? आपका तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये परिवर्तन आया क्षेत्रकों में, हर साल दर साल ये परिवर्तन आया आता गया। और आज के समय में, आज यदि इस सेंचुरी की बात मैं करूं, तो इस सेंचुरी में जो हमारे विकासशील देश हैं, उन्हें अपने टर्शरी सेक्टर, जो तृतीय क्षेत्र है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। और जो विकसित देश हैं उनमें ऑलरेडी ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा योगदान है आपके तृतीय क्षेत्र का, यानी कि टर्शरी सेक्टर का। ये प्रश्न आपको देते हैं कि विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि पहले कुछ क्षेत्रक इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद विकसित देशों ने निरंतर प्रयास किया है, खुद को सुधारा है। उनको जिस समय पे जो क्षेत्रक था, उसमें निरंतर प्रोग्रेस उन्होंने की है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ अव्यवस्थित वाक्यांश। ये वाक्यांश जो है ये अव्यवस्थित है, इसे जीडीपी गणना के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये पहला सेंटेंस है, ये यहां से यहां तक पहला सेंटेंस है, फिर ये यहां से और यहां तक ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन्हें 1 2 3 को आपको अरेंज करना है कि कैसे आपकी जीडीपी की गणना किस प्रकार से होगी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा सेंटेंस को, फिर हम देखेंगे तीसरे को और फिर हम देखेंगे पहले को। आपको ये एक्टिविटी करनी है अपने शिक्षक के साथ, आपको चर्चा करनी है, मूल्य विधि का उपयोग करें और प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेव की मूल्य की गणना कैसे करेंगे, इस बारे में आपको अपने
शिक्षक से गणना करनी है, शिक्षक से गणना के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। अब बात करते हैं हम भारत देश की, हम भारत देश की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो विकसित देश थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सबसे पहले उनके लिए प्रथम क्षेत्रक इंपॉर्टेंट था, उसके बाद द्वितीय क्षेत्रक और उसके बाद तृतीय क्षेत्रक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में उन्होंने प्रोग्रेस किया है, तभी वो क्या कहलाए हैं, तभी वो एक विकसित देश कहलाए हैं। हम देखते हैं कि भारत ने इस मामले में क्या किया है, भारत ने किस प्रकार की प्रोग्रेस की है। आजकल विकसित देश, एक विकसित देश यदि मैं कहूं, एक विकसित अर्थव्यवस्था यदि मैं कहूं, एक डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें तो एक डेवलप्ड कंट्री वही होगी जिसका टर्शरी सेक्टर, जो तृतीय क्षेत्रक है, वो सबसे ज्यादा योगदान देता होगा किसमें, आपकी जीडीपी में, सकल घरेलू प्रोडक्ट में। जो क्षेत्रक सबसे ज्यादा योगदान देता होगा वो तृतीय क्षेत्र होगा यदि आपकी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। देखिए भारत ने क्या किया है, भारत में भी जैसे विकसित देशों में हर साल दर साल बदलता गया था सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, उसी प्रकार से भारत देश में भी बदला है। इन्होंने 1973-74 ईयर का दे रखा है। जीडीपी में ही खुद देखिए कितना बदलाव आया है, जीडीपी इतने 500,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,500,000 करोड़ पर पहुंच गई है भारत की जीडीपी। लेकिन जो पहले था, 40 साल पहले क्या स्टेटस था, 40 साल पहले सबसे ज्यादा योगदान आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन आज का सिनेरियो यदि हम देखें 2013-14 वर्ष अभी की ये बात है, कुछ साल पहले की इन्होंने की है, यहाँ पर आज के समय में टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है। और इस वजह से देखिए हमारी जीडीपी करोड़ रुपयों में कहां से कहां पहुंच गई है, कहां सिर्फ 500,000 करोड़ थी, कहां आज 5,500,000 करोड़ रुपए हमारी जीडीपी है, 5.5 लाख करोड़ रुपए हमारी जीडीपी है। उसके बाद देखते हैं, ये मिलियंस में है ये संख्या, 5,500,000। ये बदलाव क्यों आया, किस वजह से आया, ये सब हम जैसे जैसे इस पाठ में, हम इस अध्याय में प्रोग्रेस करेंगे तब देखेंगे। और ये किस बात का इंडिकेटर है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि हमारा देश विकसित देश बनने की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है। यदि इसी प्रकार से प्रोग्रेस चलती रही, हमारा टर्शरी सेक्टर इसी प्रकार से फूलता फलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाई जाएगी। अब ये बोल रही है कि पीछे जो आरेख था उसका अवलोकन करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था, प्राइमरी। आज के समय में कौन सा है, सेकेंडरी। किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई है, आपके टर्शरी में, यहाँ पे भी टर्शरी आएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक जो है हमारा, जो टर्शरी सेक्टर है, उसका महत्व इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों आ रही है। 1973 में देखिए, 1973 में प्राइमरी सबसे ज्यादा था, वहीं 2013 में टर्शरी सबसे ज्यादा है। ये 40 साल में, ये 40 साल का जो समय है, इसमें ऐसा क्या क्या हो गया कि टर्शरी सेक्टर इतना फलने फूलने लगा और टर्शरी सेक्टर हमारे लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए 4 रीजंस अर्थशास्त्री जो हैं वो 4 रीजन स्टेट करते हैं कि ये 4 मुख्य कारण हैं जिनको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर इतने बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता। बुनियादी सेवाएं आपकी क्या होती हैं, बुनियादी सेवाएं होती हैं टेलीफोन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और कोर्ट कचहरी, जिनकी हर देश में, हर अर्थव्यवस्था में जरूरत है ही है। क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता बढ़ने लगी है। क्राइम्स इस कदर बढ़ गए हैं कि कोर्ट कचहरियों की आवश्यकता बढ़ने लगी है, पुलिस फोर्सेस की आवश्यकता बढ़ने लगी है, संचार इतना ज्यादा फैल गया है कि टेलीफोन सर्विसेज की आवश्यकता बढ़ गई है। इसलिए बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता, जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बुनियादी सेवाएं हैं किसी भी देश की, उनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और बुनियादी सेवाएं सारी किस में आती हैं,
टर्शरी सेक्टर में आती हैं। उसके बाद ये बोलते हैं, दूसरा कारण ये देते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में विकास। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में विकास, उत्पादन, कृषि में उत्पादन ज्यादा होता है, उस उत्पादन का इंडस्ट्री में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब सेकेंडरी सेक्टर से जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उससे ज्यादा उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगी, तो उस प्रोडक्शन का कुछ करना भी तो पड़ेगा, उस प्रोडक्शन को लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा, और लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन से सेक्टर की आवश्यकता है? तृतीय सेक्टर की। इसलिए ये एक कारण ये भी कह सकते हैं हम कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जो विकास हो रहा है वो भी एक रीजन है तृतीय क्षेत्र का बढ़ते महत्व का। उसके बाद ये बोलते हैं आय का बढ़ता स्तर, कि लोगों की इनकम, आय क्या है? इनकम, लोगों की इनकम साल दर साल बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है तो उन्हें लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने आराम के लिए और एक्टिविटीज चाहिए, ज्यादा उन्हें रेस्टोरेंट्स चाहिए, ज्यादा वाटर पार्क्स चाहिए, ज्यादा मूवी हॉल्स चाहिए। पैसा बढ़ रहा है तो उनको संसाधन चाहिए ऐसे जिससे वो अपनी आय को खर्च कर सके, वो उस आय का आनंद उठा सके, जो वो मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं उससे वो आनंद ले सके। और जो आपकी मूवी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आपके लेजर पार्क्स हैं, वो सब किस में आएंगे? वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए ये भी एक कारण है। चौथा कारण भी हम एक बार फिर से पीछे जाकर देख लेते हैं, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास क्या है? टेक्निकल विकास। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपकी आईटी कंपनीज ज्यादा एस्टेब्लिश हो रही हैं, आपके और बड़े लेवल के टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स आ रहे हैं, टीवी विभिन्न विभिन्न प्रकार की, ये सब इनमें बढ़ोतरी होगी तो आपके टर्शरी सेक्टर में भी जाहिर सी बात है सर्विस सेक्टर जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो एक कारण तकनीकी विकास भी है। अब ये बोलते हैं सेवा क्षेत्र में असमानता है। ये असमानता किस प्रकार की है? असमानता से अर्थ क्या है? इनमें दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। सबसे पहले हैं एक विशेष कौशल वाले शिक्षित श्रमिक, दूसरे होते हैं अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक। तो विशेष कौशल वाले शिक्षित श्रमिक कहाँ होंगे? जैसे कोई आईटी कंपनी है उसमें काम कर रहे होंगे, और जो अकुशल हैं, जो कुशल नहीं है, स्किल्ड नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्किल्ड लेबर भी इसे बोलते हैं, स्किल्ड लेबर, कौशल श्रमिक। और इसे हम क्या बोलते हैं? अनस्किल्ड लेबर, जिनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं है अपने काम को करने के लिए। जो वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से और अपने अंदाजे से वो लोग कर रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल शिक्षा कोई नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक औरत को हम मान लेते हैं कांता। कांता क्या करती है? एक आईटी कंपनी में काम करती है, सुबह 9 से 5 वो काम करती है। आईटी कंपनी में काम करने से पहले उसने बीटेक किया है। बीटेक किया है इसका क्या अर्थ है? उसने फॉर्मल शिक्षा ली है, वो कुशल है, वो शिक्षित है, कौशल है वो। वहीं पर हम एक आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं जिनका नाम कमल है। कमल क्या करते हैं? कमल एक दुकान में काम करते हैं, एक किराने के स्टोर में काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे तक कमल काम करते हैं, और कभी कभी ये काम ज्यादा भी हो जाता है, ना उनको ज्यादा काम के पैसे मिलते हैं, ना उनको छुट्टी वाले दिन की छुट्टी मिलती है, छुट्टी उनको मांगनी पड़ती है। वहीं कांता का क्या है? कांता, हर संडे को कांता की छुट्टी होती ही होती है, और जितनी भी नेशनल हॉलीडेज होती हैं कांता उनका अपने घर पर बैठकर आराम से आनंद उठाती है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए, ये एग्जाम्पल थे तो सेवा क्षेत्र के, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, ये दोनों एग्जाम्पल उसके थे। लेकिन इसी सेवा क्षेत्र में देखिए, पीछे फिर से देखते हैं कि इसी सेवा क्षेत्र में कितनी असमानता है, किसके बीच में? स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के बीच में। ये सेवा क्षेत्र में असमानता की बात है। आगे देखते हैं। ये बोलते हैं कि अधिकांश लोग नियुक्त कहाँ हैं? हमारे 3 सेक्टर तो आपने बता दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आपने ये भी बता दिया कि भारत देश में आजकल सबसे ज्यादा योगदान टर्शरी क्षेत्र का है। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आज के समय में भी सबसे ज्यादा लोगों को नियुक्त कौन सा क्षेत्र कर रहा है? हम इस ग्राफ को देखेंगे। देखिए इस ग्राफ को। ये बोलते हैं कि 1977 में 71% लोग जो थे वो किसमें थे?
आपके प्राथमिक क्षेत्र में, और आज भी 44% लोग ऐसे हैं जो आपके प्राथमिक क्षेत्र में हैं। वहीं तृतीय क्षेत्र, चूंकि वो योगदान ज्यादा देता है सकल घरेलू उत्पाद में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, लेकिन आज भी रोजगार सबसे ज्यादा कौन देता है? आज भी रोजगार देता है सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? हम इसे कारण को आगे देखेंगे, लेकिन बात देखने वाली ये है कि कम योगदान, जीडीपी में कम योगदान होते हुए भी आज भी क्या करता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा लोगों को नौकरियां देता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक और ये बात बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि जो है, कृषि आज भी इस देश के जितने लोग हैं, इस देश के जितने लोग हैं, 1/6% लोगों को आज भी कृषि योगदान देती है। बाकी सारे सेक्टर्स अलग हैं, कृषि आज भी 1/6 योगदान देती है। किसमें? आपके जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में। कारण इनके हम आगे देखेंगे। कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण हो सकता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक फार्मर है, एक किसान है, कमला। कमला के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, 5 एकड़ जमीन है कमला के पास, और उसके घर में है 5 लोग। अब ये 5 लोग क्या हैं? ये 5 लोग पूरा साल खेत में काम करते हैं, पूरा साल खेत में काम करते हैं, लेकिन जरूरत 5 एकड़ जमीन को 5 लोगों की नहीं है। 5 एकड़ जमीन को 2 लोगों से भी काम चल जाएगा। तो दिखने में तो पांचों लोग एम्प्लॉयड है, पांचों लोगों के पास क्या है? रोजगार है। लेकिन ये ऐसी जगह पर इनका एम्प्लॉयमेंट है, ऐसी जगह पर इनको रोजगार मिला हुआ है जहां पर 5 लोगों की जरूरत ही नहीं है। यदि इनके पास रोजगार के और मौके होते तो ये कहीं और जाकर काम कर सकते थे, और इस 5 एकड़ जमीन पर सिर्फ 2 लोगों से काम चल जाता। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अर्थ है? ऐसी बेरोजगारी जो दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। ये 2 लोग अगर इस खेत में काम करें, 3 लोग जो हैं, 3 लोग कहीं और जाकर काम करें, तो कमला के परिवार के पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे। लेकिन अभी जितने लोग हैं सब उसी 5 एकड़ जमीन में जुटे हुए हैं, रोजगार की कमी की वजह से। इसी प्रकार से शहर में फेरी वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये शहर में फेरी लगाता है, फल और सब्जियां बेचता है। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके पास मौका ही नहीं है कोई दूसरा काम करने का। अगर ये काम कुछ समय तक करे और दूसरा समय किसी और काम में डिवोट करे, तो इसकी मैन पावर का, ये जो इंसान है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसका बेहतर प्रयोग हो सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी जो खुली ना हो, दिखती ना हो, दिखने में ऐसा लगता हो कि असल में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन असल में उस काम को उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में आप लोग ये फर्क याद रखेंगे। खुली बेरोजगारी ऐसी जब किसी के पास काम ही नहीं है, वो बिल्कुल घर में बैठा है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी वो जो मैंने आपको अभी अभी बताया। ये प्रश्न दे रहे हैं कुछ। तो अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी हम कहते हैं। कब होती है? जब लोग काम नहीं करना चाहते हों, या फिर सुस्त ढंग से काम कर रहे हों, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, या उन्हें काम के लिए भुगतान नहीं किया गया हो। तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तीसरा पार्ट जो है इसका उत्तर है, जब वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, वो और ज्यादा काम कर सकते हैं यदि वो किसी और जगह पर हों तो। ये बोलते हैं कि विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बताएं, कंक्लूजन बताएं। भारत में क्षेत्रों को के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए? ये एक्टिविटी है, आपको बाकी डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, बाकी विकसित देशों को देखना है, भारत को देखना है, कंपेयर करना है, और इस सवाल का जवाब देना है। हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए? हमें अल्प बेरोजगारी के संबंध में विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि यदि अल्प बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी हटेगी। एक ही परिवार के 5 लोग अगर अलग अलग जगह पर काम करेंगे, बजाय कि उसी 5 एकड़ जमीन पर काम करने के, तो उनके पास इनकम एक्स्ट्रा आएगी। इनकम एक्स्ट्रा आएगी, काम ज्यादा अच्छे से होगा, काम और भी काम होगा। उनकी मैन पावर ऐसी जगह पर बिल्कुल भी
वेस्ट नहीं होगी जहां पर उसकी जरूरत ही नहीं है। और अब ये है कि हम प्रछन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी जो है उसको हटा तो सकते हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए तो हमें रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, रोजगार, नया नया रोजगार पैदा करने का पड़ेगा। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सरकार इसमें बहुत बड़े लेवल पर योगदान दे सकती है। जैसे कि आप, सरकार को मैं आप बोलूंगी कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी गांव में आप हनी बी, हनी बी को, हनी बी के फार्म्स आप लगाइए और वहां पर हनी का, शहद का उत्पादन शुरू करवाइए, शहद का उत्पादन शुरू करवाइए, उनकी फैक्ट्रियां लगवाइए, कृषि क्षेत्र में अनाज भंडारण की सुविधा लगवाइए। जो किसान खेत में काम करके गेहूं निकाल के उसको दूर जाना पड़ता है अपने गेहूं को बेचने के लिए, उसकी बजाय आप उन्हीं उसी जगह पर क्या करें, आप अनाज भंडारण की सुविधा करवाइए। अनाज भंडारण की सुविधा होगी तो वहां पर काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, उसे फिर शहर से शहर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध होगी, दुकानें गांव में ही और दुकानें बनेंगी, इससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। और कमला के परिवार के 5 लोग जो एक ही जगह काम कर रहे थे, उनके लिए रोजगार के और मौके होंगे। और पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, बुनियादी ढांचे में विकास करने के लिए ग्रामीणों को नियुक्त किया जा सकता है। नए, जैसे कोई फैक्ट्री बनवानी है, फैक्ट्री बनवाने के लिए ग्रामीणों को आप काम सिखाइए और ग्रामीणों को आप नियुक्त करिए, बजाय कि बाहर से लेबर लाने की बजाय। इससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकती है। उसके बाद आता है काम का अधिकार और नरेगा। नरेगा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है नरेगा। इसके तहत क्या होता है, सरकार सभी को, 2005 में ये योजना लाई गई थी। सरकार क्या करती है, इसे मनरेगा भी कहते हैं हम, मनरेगा भी इसे बोला जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सभी लोगों को, सभी रोजगार रहित लोगों को ये साल में 100 दिन काम करने का मौका देती है और इन 100 दिनों की वेतन प्रदान करती है। ये एक कदम है सरकार का किसकी प्रति? रोजगार को पैदा करने के प्रति और गरीबी को हटाने के प्रति। ये बोल रही हैं कि आपके विचार से जो मनरेगा है, जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम को काम का अधिकार क्यों कहा गया है, क्या कारण है कि इसे काम का अधिकार भी बोला गया है? क्योंकि ये हर उस व्यक्ति को रोजगार प्रदान करती है जिसके पास नहीं है, 100 घंटे के लिए साल में। ये आपको एक सिचुएशन रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, इसे पढ़कर आप सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? यदि सिंचाई की और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो उनके पास बेहतर साधन होंगे, वो एक ही साल में 2 अलग-अलग क्रॉप्स उगा सकेंगे। कमला जो है अपनी 5 एकड़ जमीन में राबी क्रॉप भी उगा सकेगी और खारिफ क्रॉप भी उगा सकेगी। समझ रहे हैं आप? यदि किसानों को सिंचाई और विपणन, फर्टिलाइजर्स उनको अच्छे से दिए जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी उस ज्यादा उत्पादन को संभालने के लिए। इस प्रकार से सरकार आय में वृद्धि करवा सकती है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है? कोई इमारत बन रही है, उसमें पर्यटन में वृद्धि करने के लिए जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें लोगों को लगाया जा सकता है, ऐसे हो सकता है। उसके बाद आता है क्षेत्रकों का विभाजन। हम एक दूसरे पहलू से डिवीजन देखेंगे सेक्टर्स का। जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी था, हम उन्हें एक और पहलू से देखेंगे जिसे हम करेंगे इस अध्याय के तीसरे भाग में। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले भाग में डिवीजन ऑफ सेक्टर्स पढ़ने के लिए आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।